Hello, this is Dr. Danish. Welcome to your science class. Today, I would like to explain the introductory part of chapter 8, and the title of this chapter is how do organisms reproduce. Okay, so in this chapter, I would like to explain only the highlighted portion which is here. दरअसल इसमें स्ट्रेटजी ये रहेगी कि जो हाईलाइटेड पोर्शन है आपको सिर्फ वही फोकस करना है। मैं इसे ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ और जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसी पे आप फोकस करेंगे और इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इसमें जो हम सबसे पहला जो आपको पॉइंट लेते हैं, पॉइंट 1, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। क्या ऑर्गेनिज्म सेम अपनी जैसी कॉपीज बनाते हैं, है ना। तो दरअसल ऐसा होता है रिप्रोडक्शन में, अगर हम ये कहें कि रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी की सेल्स भी रिप्रोड्यूस करती हैं। तो हमारी बॉडी की जो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं, जिसमें जो पेरेंट सेल जो भी डॉटर सेल्स बनाती है वो पेरेंट के जैसे ही होती है, उसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं होते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम होती हैं वो, लगभग यानी कि मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ होती हैं वहाँ पे। यानी कि जैसा पेरेंट की सेल है वैसे ही डॉटर सेल्स बनेंगी। दूसरी तरह का जो डिवीज़न होता है सेल का वो होता है मायोसिस, जो जर्म सेल्स में ही या सेक्स ऑर्गन में ही होता है। और इसके बाद जो मदर सेल होती है, जैसे स्पर्म मदर सेल या ओवा मदर सेल, उसमें जब मायोसिस होता है तो 4 सेल्स बनती हैं जो कि अपने पेरेंट जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सेल रिप्रोड्यूस करती है या हमारी बॉडी रिप्रोड्यूस करती है तो क्या चेंजेस होते हैं, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाईलाइटेड पोर्शन है उस पर आप फोकस कीजिए। इसमें हमने सबसे पहले लिया है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसान हो देखना। The chromosomes in the nucleus of a cell contain information for the inheritance of features from parent to next generation in the form of DNA molecule। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल का पूरा जो नाम है वो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इज अ काइंड डीएनए इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड वो मटेरियल होते हैं आपकी सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट, वो पर्टिकुलर ख़ास मटेरियल होता है जो माँ बाप से या पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में सिमिलर कैरेक्टर को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो वेरिएशंस आते हैं वो भी इसी में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आते हैं आप लोगों में। ठीक है, तो यानी कि माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर्स जाते हैं वो हमारी सेल्स में प्रेजेंट न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसमें उसकी वजह से ही जाते हैं। ठीक है, और वो हमारा न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए। एक्चुअली डीएनए जो होता है वो हमारी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के फॉर्म में रहता है, और डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन आपस में कंपाइल होके मिलकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती है। और हमारी बॉडी में, जैसे ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो हम डिप्लॉइड सेल्स हैं, हमारी हर सेल में मोस्ट ऑफ द जो सेल्स हैं उनमें जो है वो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए हमें डिप्लॉइड बोलते हैं। और हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो 26 होता है, या इसे 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 23 के 2 सेट होते हैं। और जैसे हमारी स्किन सेल है, इसमें अगर कोई डैमेज होता है तो जो नई सेल बनेगी, नई स्किन की सेल जो इसको रिप्लेस करेगी, वो भी डिप्लॉइड ही होना चाहिए ताकि वो जो पुरानी हमारी स्किन थी उसी जैसी नई सेल्स बन पाए। ठीक है, और उसमें जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा। तो इसमें कह रहे हैं द डीएनए इन द न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। होता क्या है, हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो प्रोटीन का बना है। तो हमारी बॉडी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है। हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक कंपाउंड या मेजर कंपोनेंट जो है वो प्रोटीन ही है। तो डीएनए अल्टीमेटली बनाता प्रोटीन है। ठीक है, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, यानी कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पे हमारी होती है, कैरेक्टर्स के लिए डीएनए में होती है। तो डीएनए में अगर चेंजेस आ गए तो डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, अलग अलग तरह की प्रोटीन बनेगी। एंड दिस काइंड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन विल eventually लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन।
और ये जो हमारी अगर बॉडी में अलग अलग तरह की अल्टर्ड प्रोटीन बनना शुरू हो गई तो हमारी बॉडी के डिज़ाइन में भी फ़र्क आएगा, इससे वेरिएशंस आ जाएंगी, ठीक है। और हम अपने जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो पेरेंट के अलाइक नहीं होंगी, वो डिफरेंट होंगी, वो डिसिमिलर होंगी। अब यहाँ पे सेकंड पे जो पैरा है इसमें क्या है, देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो डीएनए क्योंकि हमारे माँ बाप में भी मतलब 2n, हमारी जो पेरेंट सेल होती हैं स्किन की उसमें भी 2n सेल होता है, 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, जो नई सेल बननी है उसमें भी 2 सेट बनने हैं, जबकि डिवीजन के बाद एक सेल से 2 सेल बनती है। तो आप ये सोचेंगे कि 2n एक में था तो नई 2 सेल्स में 2n कैसे आ जाएगा, 2n तो 4n हो गया। तो इससे पहले, डिवीज़न से पहले आपको एक बात बता दें कि सेल में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डीएनए होता है, वो अपने कंटेंट को डबल कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है, क्योंकि अगर वो डबल हो जाएगा तो डिवीज़न के टाइम पे जो 2 सेल्स बनेंगी उन दोनों में उतना ही डीएनए जाएगा, है ना, एक पार्ट जाएगा, मतलब उसका 4n अगर हो गया तो 2n करके चला जाएगा। और जो डॉटर सेल है उनमें जो डीएनए का कंटेंट है वो पेरेंट जितना ही रहेगा 2n, और ये माइटोसिस प्रोसेस से हो रहा, स्किन की सेल जो है वो माइटोसिस से ही डिवाइड करेंगी, ठीक है। तो डीएनए की जब कॉपी होती है तो द सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड द कॉपीज ऑफ देयर डीएनए, और डीएनए की जो कॉपी की मैकेनिज्म है, उसका प्रोसेस है, इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये केमिकल प्रोसेस है जो सेल के न्यूक्लियस में होता है। दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, यानी कि जो नई सेल डॉटर सेल बनी है उसमें ये 2 कॉपीज बना देंगी, और जब डिवीजन होगा तो ये दोनों कॉपीज अलग अलग बढ़ जाएंगी। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या इन्होंने किया है कि डीएनए कॉपिंग एक्कम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटस। तो जब डीएनए कॉपी करता है, सीधी सी बात है, डीएनए अकेला नहीं बढ़ता है, डीएनए के पास साइटोप्लाज्म भी बढ़ता है, यानी कि जो लिक्विड पोर्शन भरा होता है न्यूक्लियस के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो भी डबल हो जाता है वॉल्यूम में, और जब डिवीज़न होता है तो आधा आधा दोनों डॉटर सेल्स में चला जाता है। एंड देन द डीएनए कॉपीज सेपरेट, और फिर डीएनए कॉपीज पहले सेपरेट होती हैं, देन साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है, और इस तरह से 2 नई सेल्स बन जाती हैं। एंड देन द डीएनए कॉपीज सेपरेट ईच विद इट्स ओन सेलुलर एपरेटस। तो डीएनए सेपरेट होता है अपने सेलुलर एपरेटस को लेके, क्योंकि सेलुलर एपरेटस हमारे हर सेल में इसलिए ज़रूरी है कि डीएनए में जो भी एनकोडेड इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने के लिए, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट राइबोसोम्स ही बनाते हैं, तो साइटोप्लाज्म को भी इसके साथ जाना होता है। अब ये कह रहे हैं कि नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। तो डीएनए जो रेप्लिकेशन है, डुप्लीकेशन है, वो एक केमिकल प्रोसेस है, और कोई भी केमिकल प्रोसेस पूरी तरह से रिलायबल नहीं किया है, पूरी तरह से रिलायबल नहीं होता है, तो इसमें चांसेस होते हैं कुछ अल्ट्रेशन या कुछ एरर आने के। तो इट is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time। तो हम ये, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, सिमिलर है ना, रिलायबल 100% नहीं है, तो कुछ चेंजेस डीएनए के कॉपी करते वक्त आ जाते हैं। 99.9% तो सेम रहेगा, 0.1% के डिफरेंसेस आने के चांसेस बने रहते हैं, प्रोबेबिलिटीज बनी रहती है। जिससे क्या होगा, जो डॉटर सेल्स हैं उनमें तो डीएनए जो होगा वो सेम होगा, पर वो पेरेंट जैसा ओरिजिनल नहीं होगा। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। तो ओरिजिनल या पेरेंट सेल के जो डीएनए है उससे बिल्कुल सेम नहीं होगा, कुछ डिफरेंसेस में भी हो सकते हैं वहाँ पे। सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर एपरेटस इट इनहेरिट, ठीक है। तो कुछ ऐसे मतलब ये जो चेंजेस हुए हैं 0.1% में, अगर ये ड्रास्टिक हुए, ये बहुत ज़रूरी वाले कुछ ऐसे थे बदलाव, कुछ बहुत ऐसी ख़ास जगहें थी, कुछ ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन थे या फीचर्स थे या कुछ प्रोटीन थे जिसमें अल्ट्रेशंस हो गए और वो बहुत ड्रास्टिक हैं, तो क्या होगा, इस तरह की जो न्यू बॉर्न सेल होगी, सच आ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई, वो नई वाली सेल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो जो चेंजेस होंगे उनके अकॉर्डिंगली जो प्रोटीन बननी थी उसके लिए आपका साइटोप्लाज्म या सेल का साइटोप्लाज्म कॉम्पेटेबिलिटी शो नहीं करेगा, सेलुलर एपरेटस उससे कॉम्पेटेबिलिटी शो नहीं करेगा, और अल्टीमेटली वो सेल की डेथ हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या होता है कि
स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशन, इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे वेरिएशन हो सकते हैं इन द डीएनए कॉपीज में दैट वुड नॉट बी लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम। यानी कि चेंजेस छोटे छोटे नॉर्मली होते रहते हैं हर बार डीएनए की कॉपी में, पर ये इतने बड़े या इतने ड्रास्टिक नहीं होते हैं कि सेल की डेथ हो जाए या सेल अपना प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म ना कर पाए। ये छोटे छोटे होते हैं और ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं डीएनए में, यानी कि डीएनए में थोड़ा थोड़ा अल्ट्रेशन होता रहता है। और यही जो दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि यही जो लगातार छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं, ये डीएनए में जमा होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और कई 100 साल या कई हज़ार कई लाख साल बाद ये लीड कर सकते हैं एवोल्यूशन प्रोसेस को। यानी कि यही वेरिएशंस कॉज बनते हैं, कारण बनते हैं एवोल्यूशन प्रोसेस का। एवोल्यूशन प्रोसेस को आप बहुत सिंपल वे में इस तरह समझ सकते हैं कि इस अर्थ पे जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था वो बैक्टीरिया से हुआ है, और अब जो है अर्थ पे मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन आता है। तो हमारा इवॉल्व, हम ये मानते हैं कि जो ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं या जो भी लाइफ की कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इवॉल्व हुई हैं वो बैक्टीरिया या सिंपल लाइफ से ही हुई हैं। तो द इवॉल्व या द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग फॉर्म्स फ्रॉम द सिंपलर वन, तो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स का बनना सिंपलर वन से इज ऑल्सो नोन एज एवोल्यूशन। इसको एवोल्यूशन बोलते हैं। और ये यानी कि अब जो लाइफ है वो और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, या फिर एक स्पीसीज से दूसरी स्पेसिएशन होता जाएगा, नई नई स्पीसीज बनती रहेंगी, और जिससे क्या होगा, इवॉल्व होती रहेगी, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज इवॉल्व होगी, और एवोल्यूशन प्रोसेस द एवोल्यूशन प्रोसेस विल गो ऑन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। In the next video we will explain, I will try to explain the importance of variation in our life. Okay, so till then, goodbye.